नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आप लोग कैसे हैं? हम लोग की DSSB TGT मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसकी आज की दूसरी क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने रैंक निकालना, रो रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इन सब चीज़ों को देखा था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डायरेक्ट इस क्लास पे आ गया हो वो सबसे पहले उस क्लास को कर ले, उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि जो है हमारा जो है उससे रिलेटेड चलता रहेगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस से। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने कल देखा था, कल की क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, कहाँ से? एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। कह रहा है अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय वन एलिमेंट्री ऑपरेशन फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि ऐसा कोई जिसमें सिर्फ आपको एक ऑपरेशन लगाने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे आपका एग्जांपल है, मान लीजिए कि 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें क्या है कि आप एक ऑपरेशन लगाएं और आपको क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आपकी क्या, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होते हैं कि आप एक इसमें ऑपरेशन लगाएं और आपको इस फॉर्म में मिल जाए। तो अगर आप इसको देखें, अगर हम R2 में 6 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? R2 को रिप्लेस कर दो, R2 को डिवाइड करो 6 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 है तो 0 0 ही रहेगा। आपकी मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी? 1 0 0। R1 में होगा नहीं कुछ, R2 में होगा 0 1 0, R3 ऐसे ही रहेगा। यानी आपको क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या कहती है? कहती है अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय वन एलिमेंट्री ऑपरेशन फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, एक ऑपरेशन आप लोग लगाएं और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ये ऑपरेशन लगाना, ये रो रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने रैंक देखी थी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखी थी, हमने रैंक देखी थी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। आज उस पर जो है कुछ रिजल्ट है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कि अगर रैंक है कोई A प्लस B मैट्रिक्स दे रहे, A और B कोई दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो जो उनका सम होगा रैंक का, वो या तो उनके बराबर होगा या तो उनसे छोटा होगा, अगर रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ B लिया जाए। मान लीजिए A और B दो मैट्रिक्स हैं, तो A की जो मैट्रिक्स है, मतलब जो मैट्रिक्स A की रैंक है और मैट्रिक्स B की रैंक है, अगर इन दोनों का सम कर लिया जाएगा तो इन दोनों के सम से जो है इसकी रैंक क्या होगी? या तो बराबर होगी या तो कम होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर रैंक कोई मैट्रिक्स A दे रखी है, अगर उसकी रैंक 0 है, तो ये कब पॉसिबल होगी? जब वो क्या होगी? नल मैट्रिक्स होगी, यानी A बराबर 0 होगी। मतलब कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको A, अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, यानी उसमें अगर 0 0 मतलब सारे नंबर्स हैं, सारे उसके एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो वो मैट्रिक्स उसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 0। ये चीज़ हमने जो है इस मैट्रिक्स को कल जो हम रैंक निकाल रहे थे तो उसके एग्जांपल्स में इसको देखा था कि एक मैट्रिक्स थी जिसके सारे एलिमेंट्स कितने थे? 0 0 0 थे, तो उसकी रैंक हमारी कितनी आई थी? 0। तो ये चीज़ बता रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 तभी होगी इफ़ एंड ओनली इफ़, जब वो क्या होगी? मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर A जो है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कोई मैट्रिक्स है जो 0 नहीं है, तो उसकी रैंक क्या होगी? या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। अगर कोई मैट्रिक्स 0 नहीं है, कोई मैट्रिक्स जो है आपका 0 मैट्रिक्स नहीं है, उसमें 0 के एलिमेंट्स नहीं है मान लीजिए सारे, तो उसकी रैंक क्या होगी? या तो 1 होगी या तो जो है 1 से बड़ी होगी। ठीक है, कह रहा है सपोज A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसका जो ये फॉर्म डिटरमिनेंट फॉर्म है आपका, ये क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो, ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, मतलब कोई n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है, सॉरी जो सिंगुलर में मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट जो है उसका नॉन जीरो हो। मतलब डिटरमिनेंट्स हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था। कह रहा है सपोज A इज नॉन सिंगुलर, देन नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट जो उसका जीरो ना हो, ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का है,
तो उसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। फिर से एक बार समझिए, कह रहा है सपोज A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब सब A कोई मैट्रिक्स है जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटरमिनेंट्स क्या है, 0 नहीं है, ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की है, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की है, तो उसकी रैंक n हो जाएगी। n मतलब अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, तो अगर वो नॉन सिंगुलर है, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है सपोज A इज सिंगुलर ऑफ ऑर्डर, अगर कोई मैट्रिक्स A दे रखी है, अगर वो सिंगुलर है ऑफ ऑर्डर, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, n से छोटी हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगी उसकी रैंक n-1 हो जाएगी, या तो उसके बराबर हो जाएगी, या तो n-1, यानी जितनी भी उसकी जो n मैट्रिक्स दे रखी होगी, जैसे 3x3 की है, 2x2 की है, तो या तो जैसे 3x3 हो जाएगी, या तो 3-1 2 हो जाएगी। ठीक है, छठा दायरा कह रहा है कि रैंक जो है A, अगर कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है रैंक A, मतलब A अगर कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है A और B, तो आपका छठा रिजल्ट कह रहा है कि रैंक A और रैंक B इन दोनों का जो ऐड किया जाएगा, अगर उसमें n उसके आर्डर से माइनस कर दिया जाए, तो ये उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, किससे, रैंक A B से, और ये इससे छोटा होगा मिनिमम ऑफ रैंक A और रैंक B। A की जो मिनिमम ऑफ रैंक A और रैंक B होगी, ये उससे छोटा होगा, जहाँ A एंड B क्या है, वेयर A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, कोई जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे A क्रॉस A और B क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं आपके DSSB एग्जाम में, डायरेक्ट टिक वाले फॉर्म में आना है क्वेश्चंस, तो किसी कोई भी रिजल्ट आपका आ सकता है, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर समझ में ना आया हो तो फिर भी आप क्या करेंगे, इसका रट्टा मार लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की नलिटी को फाइंड करना, भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका आपके पेपर DSSB में आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है और आपके A नंबर में आ सकता है। ठीक है, कह रहा है नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, कह रहा है इफ़ A इज ए मैट्रिक्स, A क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस n 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, या तब किसी भी तरीके से कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एंड R भी इट्स रैंक, और उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, R है, देन नलिटी क्या होगी, नलिटी का नोटेशन ये है कि नलिटी ऑफ ए इक्वल टू, नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू n-r। ठीक है, यानी कॉलम से आप क्या करेंगे, रो इनटू कॉलम है, तो कॉलम से क्या करेंगे आप, मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रैंक को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नलिटी आ जाएगी। आइए एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें जो है इसकी नलिटी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रो echelon फॉर्म वाली डेफिनेशन से, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, तो 1 है, अगर ना होता तो 1 को बनाते। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, 0, जितनी पॉसिबिलिटी हो डायगोनल्स के नीचे के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि हमने कल बताया था, उसके रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको इसमें से माइनस कर दे। ठीक है, R2 रिप्लेस R2 माइनस R1। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो इसको इसमें से माइनस कर दे 2 से मल्टीप्लाई करके, देन R3 रिप्लेस R3 माइनस 2R1। ठीक है, अब हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, R1 तो ऐसे रहेगा 1 2 3, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 से 1 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 2, और 2 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। इसको इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करके करेंगे कितना हो जाएगा, 2। 5 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको दिख रहा है कि अगर इसको हम इसमें माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा। देन हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से R3 रिप्लेस R3 माइनस R2। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, ये तो यही रहेगा 1 2 3, ये भी यही रहेगा 0 2 -1। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0, 2 से 2 माइनस हो जाएगा 0, और -1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब आप इसकी रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, 1 2, तो इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए कितनी है यहाँ पे 2, और इसके कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं 3, यानी आर की वैल्यू कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3। देन यहाँ से आप नलिटी लिखेंगे, कितनी आ जाएगी, नलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से
नल्टी ऑफ ए इक्वल टू 3 माइनस 2, कितना आ गया आपका 1 आंसर। तो ये आपकी नल्टी थी, नल्टी ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक एग्जाम्पल था कि नल्टी ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये आपको 12th वाले टॉपिक से हम समझा रहे हैं, इसके बाद इसे ग्रेजुएशन वाले टॉपिक से समझाएंगे, ठीक है। इसमें अच्छी देखना होता है कि आपका जो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इन चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हो सकता है कि जब क्वेश्चन देके पूछे कि इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको यूनिक और ये सब ऑप्शन में दे रखा रहेगा, तो आपको देखते ही टिक करके आगे बढ़ जाना है। बाकी आपको समझाने के लिए, आपकी प्रीवियस चीज़ें 12th वाली चीज़ें रिवाइज कराने के लिए मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, ठीक है। देन आइए देखते हैं क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखे रहते हैं किसी सिस्टम के, देखिए। तो जैसे होता है a11 a12 x2 a13 x3, फिर a21 x1 a22 x2 a23 x3 बराबर b2 हो गया, फिर a31 x1 a32 x2, फिर a33 x3 बराबर b3। ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, b1 b2 b3 यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है। x क्या है, कोई वेरिएबल है, और a1 a2 क्या है किसी की प्लेस वैल्यू है, ठीक है, एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू। देन ए क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी जो है a11 a12 a13 क्या है, कोई एलिमेंट्स हैं, a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये क्या है, किसी एलिमेंट्स हैं, कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। x क्या है, x1 x2 x3 कोई वेरिएबल्स दे रखे हैं। b क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज मान लीजिए 1 2 3 या 3 4 6 2 8 10 कुछ भी मान लीजिए, तो क्या है, कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। हमें क्या है, ax बराबर b, ये हमारा नॉन होमोजीनियस के लिए है जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ax बराबर b हमें पता है। हमने क्या किया, यहाँ पे a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, हमें क्या वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी रहती है। फिर हम क्या करेंगे, नॉन होमोजीनियस था तो हमने a इनवर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड्स। देन a से a इनवर्स कट गया, a इनवर्स का मतलब क्या हुआ, a अपॉन में 1/a, तो 1/1/a और a कट गया, हमें क्या बचा, x बचा। x इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स b। अब a इनवर्स क्या है, a इनवर्स का मतलब क्या होता है कि 1/a, a इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/, एडजॉइंट ऑफ a, 1/, डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स 1/, डिटर्मिनेंट्स हो गया किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये आपकी क्या होती है, a इनवर्स की वैल्यू होती है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ax बराबर क्या है, b। हमें क्या पता है, हमने यहाँ से क्या निकाल ax इक्वल टू b। नॉन होमोजीनियस के लिए हम इसके बाद हम क्या करेंगे, होमोजीनियस के लिए भी देखेंगे। देन x इक्वल टू क्या है, यहाँ से ax बराबर b, x इक्वल टू निकाल रहा है a इनवर्स b। कह रहा है यहाँ से दो केस हो सकती है, एक कि मतलब जो मैट्रिक्स आपकी a है उसका जो है डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, एक क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट हो 0 ना हो, ठीक है। तो यही दो केस हमको देखना है। सबसे पहले केस में देख रहे हैं हम क्या कि a मॉड जो है उसका तो जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स a का वो क्या है, वो नॉन जीरो है, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं है तो a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पे आप a इनवर्स देखिए कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसके अपॉन में है। यहाँ से चीज़ें आपको क्या साफ साफ दिख रही हैं। देन मतलब अगर a क्या, मतलब डिटर्मिनेंट a क्या 0 नहीं है अगर, तो a इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाएगा। और जैसे कोई सोल्यूशन हो जाएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपका जो है डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो क्या होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर आपको सोल्यूशन कोई मिल जा रहा है, यूनिक सोल्यूशन हो जा रहा है, तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यही 3-4 चीज़ों में से आपको कोई भी मैट्रिक्स देखिए आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो आप इन चीज़ों को जो है अच्छे से समझिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाए।
पहला केस था कि जीरो नहीं हो सकता, दूसरा केस हो सकता है कि वो दूसरी मैट्रिक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए। अब इसमें भी दो केस निकल के आते हैं। पहला केस आता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, जैसे बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो, नॉन जीरो हो जाए, और दूसरा केस होता है एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पहला केस देखते हैं इसमें कि अगर जीरो नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आपका नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या था, आपको यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था, तो अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था तो सिस्टम आपका कैसा था, कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अगर जीरो नहीं हो रहा है तो मतलब नो सोल्यूशन मिल रहा है, और नो सोल्यूशन का मतलब आपका सिस्टम कैसा हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है। आप दूसरे केस में देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर जीरो हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए आपका जो है और बी से मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जा रहा है, तो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपको कोई ना मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है लेकिन सोल्यूशन तो मिल रहा है ना, तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप देखिए, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पेपर जो है इन्हीं में से आएगा। ये तो हो गई कि आपके पास मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए क्या है, एक्स क्या है, बी है, ए एक्स बराबर बी दे रखा है आपको, यही चीज़ें दे रखी है। ए इनवर्स बराबर क्या दे रखा है कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फिर आ गया यहाँ से कंडीशन आपकी ए एक्स बराबर बी, क्योंकि हम देख रहे हैं नॉन होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस के लिए हम इसके बाद में देखेंगे। यहाँ पे दो केस हो सकती है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। तो पहला केस देख रहे हैं जब जीरो नहीं है, जब जीरो नहीं है अगर आपका डिटरमिनेंट तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो सोल्यूशन आपका यूनिक हो जाएगा, और सोल्यूशन अगर आपका यूनिक हो गया तो सिस्टम आपका कैसे हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो अगर आपका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो सोल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दूसरे केस देखते हैं हम जब आपका डिटरमिनेंट जो है जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी दो केस आ रहा है कि अगर एक एडजॉइंट ऑफ ए और बी जो है जीरो हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता। तो जहाँ जीरो नहीं हो सकता वहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर जीरो नहीं होगा तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, देन इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और अगर सोल्यूशन तो मिल रहा है ना, चाहे वो इनफाइनाइट मिलना चाहे वो यूनिक मिल रहा है, तो अगर मतलब सोल्यूशन आपको इनफाइनाइट मिल रहा है तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप हो सकता है, ठीक है। नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक हमने नॉन होमोजीनियस के लिए देखा था, यहाँ पे देखेंगे होमोजीनियस अगर हो तो क्या होगा, एक्स बराबर जीरो के लिए फिर देखेंगे क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा। एक कोई मैट्रिक्स है, अगर वहाँ पे एक्स बराबर आपका जीरो हो गया तो आपका डिटरमिनेंट्स ए के लिए क्या हो जाएगा, अगर डिटरमिनेंट्स इक्वल टू क्या हो गया, नॉन जीरो, डिटरमिनेंट्स अगर आपका जीरो नहीं है और डिटरमिनेंट्स आपका जीरो है, तब अगर नॉन जीरो है तो सीधा सी बात है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। पिछली बार अभी हमने इसी चीज़ को इतनी बार देखा है। देन एक्स आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स का जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आपकी जीरो आ गई। एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। और अगर ये सारे जीरो हो जाएंगे तो आपको सोल्यूशन कैसा मिल जाएगा, ट्राइवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसा सोल्यूशन मिल जाएगा, ट्राइवियल। अगर आपकी x1 x2 x3 की वैल्यू जीरो हो गई तो आपको कैसे मिलेगा, ट्राइवियल सोल्यूशन को, ट्राइवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी आपको अगर ए इनवर्स इक्वल टू नॉन जीरो है तो आपको मिलेगा कैसे, ट्राइवियल सोल्यूशन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है, जीरो है, तो आपका जॉइंट ऑफ ए इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गया तो ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या है, जीरो, तो आपको नॉन मतलब ट्राइवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका जीरो है, नॉन जीरो है तो मतलब मिल जाएगा आपको ट्राइवियल सोल्यूशन। और अगर जो जीरो है तो क्या मिल जाएगा, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके रिजल्ट को लिखते हैं। आइए, जो अभी हम लोगों ने देखा है उस पर बेस जो है रिजल्ट आपका देख लेते। कह रहा है होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। क्या है आपका, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। कि अगर कोई सिस्टम क्या होमोजीनियस है तो वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट, जो कि अभी हमने आपको देखा था। फिर कह रहा है होमोजीनियस सिस्टम हैज़ ट्राइवल सोल्यूशन। ट्राइवल सोल्यूशन कब देखा था, अभी हमने देखा था कि जब
डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या था, 0। देन वही चीज लिखा है कि होमोजीनियस सिस्टम हैज ट्राइवल सॉल्यूशन इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिर कह रहा है होमोजीनियस सिस्टम है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। क्या है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन? कब था? जब क्या था आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। फिर कह रहा है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या था? जब इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए क्या था आपका 0 के बराबर नहीं था, तब क्या था आपका यूनिक सोल्यूशन था। फिर कह रहा है नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस वाला है जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? होमोजीनियस के लिए देखा था। तो कह रहा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है नो यूनिक सोल्यूशन। नो यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या था? जब यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो किस कंडीशन पे था ये? जब इफ मॉड ए इक्वल टू मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये सारी रिजल्ट्स, ये कंडीशंस वही हैं जो अभी हम लोगों ने देखा है। बस मैंने इसको रिजल्ट के फॉर्म में इसलिए लिख दिया कि आप भूले ना। आप अपने नोट्स में लिख लेंगे तो आपको जो रिवीजन करेंगे तो आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, वरना क्या होगा कि आज एक बार करेंगे तो फिर कल एग्जाम तक जब रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से आपके पास रिजल्ट के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो आप जो है अगर चीज़ों को पढ़ लेंगे और अच्छे से लेक्चर्स देखे रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या था जो अभी हमने देखा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो आपको 12th टॉपिक्स में था। जो 12th में था हमने आपका रिवीजन कराया और उस बेसिस पे जो आपके कंसिस्टेंट के वो थे उनको देखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यूजी का जो है आपका ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स में जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, कह रहे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए A11 x1 A12 x2 A11 x1 इक्वल टू B1 A21 x1 A22 x2 इक्वल टू A21 इक्वल टू x1 इक्वल टू B2। ठीक है, मतलब वैसे कंडीशन में है सारी। यहाँ से आपको मान लीजिए AM1 x1 AM2 x2 AM1 AMN xn इक्वल टू क्या है BN। इस तरह से कोई मैट्रिक्स आपकी दे रखे तो यहाँ पे A क्या हो जाएगी? कोई मैट्रिक्स हो जाएगी A11 से A12 से A1 A21 से A22 से A2n तक, जैसे AM1 से AM2 से AM तक M क्लास में कोई क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गई। X क्या है? X कोई आपका जो है वेरिएबल्स हो गए x1 x2 x3 ऐसे डॉट डॉट। अब B क्या है? कोई कांस्टेंट हो गए B1 B2 B2 कोई वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ये क्या होती है? आपका A रेशियो B होती है। ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट वाले होते हैं ये भी इसी फॉर्म में चलते रहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके जो है आपके रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं। नोट करिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आइए अब इसके तीनों केस देख लेते हैं जो अभी हमने क्या किया था, इस चीज़ों को समझा था। कोई ये रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए क्या? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भी अभी मैंने बताया था आपको कि कैसे लिखते हैं? A रेशियो B के फॉर्म में जो है इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर रैंक ऑफ ए मतलब किसी मैट्रिक्स दे रखी है आपको तो उसकी अगर कोई मैट्रिक्स आपकी A है तो उसकी रैंक, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो आपकी बराबर होगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4 6 8 3 7 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 6 8 4। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी। ये तो आपकी नॉर्मल मैट्रिक्स हो जाती थी जिसकी रैंक होती थी। ये आपकी क्या हो जाएगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसकी यहाँ पे रैंक हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी इसकी मैट्रिक्स किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर दोनों की रैंक क्या हो गई? बराबर हो गई। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। सीधी सी बात याद रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स की अगर रैंक सेम है तो क्या हो जाएगा? आपका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर रैंक सेम है दोनों की तो क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन। इस चीज़ को याद रखिएगा, सीधा रिजल्ट पे क्वेश्चन आएगा आपके। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आपकी जो है किसी मैट्रिक्स की रैंक सेम रैंक और उसी मैट्रिक्स की जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक, अगर दोनों रैंक सेम है तो क्या हो जाएगी? आपका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है,
इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा केस क्या कह रहा है, कह रहा है कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी रैंक आपको दे रखी है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखी है, अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब जैसे अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसकी रैंक क्या है, उसकी कोई रैंक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी भी कोई रैंक है, ये दोनों बराबर हैं तो आपका सोल्यूशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। दूसरा केस है आपका कि कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक आपकी मान लीजिए n है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसकी भी रैंक आपकी n है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें देखना है कि लेस देन n होना चाहिए। यहाँ पे तो बराबर था, नहीं नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उनके क्या हो, बराबर हो, लेकिन अगर यहाँ पे कॉलम से क्या है, छोटी है, मतलब कॉलम्स ऐसे मान लीजिए कि 3x4 का है, कॉलम्स की संख्या बड़ी है और दोनों की रैंक 2-2 आ गई और कॉलम की संख्या 4 है, तो इसके यहाँ पे तो सारी चीज़ों को क्या होगा, बराबर होना पड़ेगा, दोनों की रैंक को बराबर होना पड़ेगा, कॉलम्स की संख्या को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इन दोनों के रैंक 2-2 हैं, कॉलम क्या है, 4 हो गई, तो इस टाइप के केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहला केस क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी उसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों बराबर होंगे और आपके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर होंगे, तो आपका कैसा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा केस कि रैंक जो है किसी भी रैंक ऑफ है, मतलब मैट्रिक्स की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों बराबर होंगे और कॉलम से कम होंगे, दोनों जैसे बराबर होंगे और कॉलम से नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। देन सिस्टम हैज़ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा केस आ गया कि रैंक मैट्रिक्स की रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक से क्या हो जाएगा, बराबर ही नहीं होगा। जैसे यहाँ दोनों केस में क्या था, बराबर हो जा रही थी, यहाँ पे बराबर ही नहीं हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। सिस्टम हैज़ क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अब ये तीनों केस आपका यूजी लेवल का है, यानी ग्रेजुएशन का है, तो ये तीनों केस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख के ले लीजिए। इसमें से डेफिनेटली से एक नए क्वेश्चन आपको पुटअप वहाँ पे सीधा मिलेगा इसी तीनों कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देन मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। केस पहला क्या कह रहा है कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स की रैंक है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है दोनों बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा केस आपका कह रहा है कि अगर रैंक आपकी किसी मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों बराबर हैं और नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, कम है, तो सोल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा केस आपका कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक्स दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर नॉट इक्वल टू दोनों की रैंक इक्वल नहीं होंगे, तो सोल्यूशन आपका कैसा होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो ये तीनों केस अच्छे से देख लीजिए, तीनों केस याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, आपकी पेपर में डायरेक्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो देख रहे हैं, ये कौन सा है आपका, यूजी लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि आपको बीएससी में मिलेगा, ठीक है। तो नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करिए। उसके बाद इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया, तीनों केस देख लिए, अच्छे से सिस्टम लीनियर इक्वेशन को समझ लिया। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसके माध्यम से जो एकदम से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आज की क्लास को ओवर करेंगे। अब ये आपकी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें। क्या है, 1 1 1 2 -3 2 3 -5 माइनस में 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गई, ये आपकी B1 B2 B3 1 2 3, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे तो आपको 1 होना चाहिए, तो 1 तो है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसको 0 किया जाए, इसको क्या किया जाए, 0 किया जाए। देन हम R2 में क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे, R2 - 2R1, और R3 में क्या यहाँ से अप्लाई करेंगे, R3 रिप्लेस करेंगे, R3 - 3R1, ठीक है। इन दोनों को जो है इसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। देन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये तो वही रहेगा आपका 1 1 1 1, ठीक है। 2 का जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0। R2 में क्या करना है, R2 - 2R1 करना है, इसको जो है इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। देन -3 और यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5। अरे -3 है, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस करना है, तो -3 - 2 कितना हो गया, -5। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 कितना हो गया, 0। और यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, कितना हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, R3 में क्या करना है, R3 -
3R1। देन यहाँ पे R3 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, -5। और यहाँ पे क्या करें 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया यहाँ पे 3, और -5 - 3 कितना हो गया -8। और यहाँ पे कितना है -1, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे -3R1 करेंगे तो यहाँ पे -1 और माइनस से कितना हो जाएगा -4। और यहाँ से 3 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब अगर हम R2 को 5 से अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। वैसे अब कुछ 0 तो होगा नहीं। अगर इसमें मान लो हम 8 से मल्टीप्लाई करके इस दोनों को ऐड भी कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें माइनस भी कर देंगे तो ये तो 0 होगा नहीं। -4। इसमें हमें जो है इसके नीचे जो है डायगोनल एलिमेंट्स नीचे, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो हमें जो -8 को 0 बनाना पड़ेगा। अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके दोनों ऐड कर दें तो 0 तो बन जाएगा, लेकिन तब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो हम क्या करें, हम इसमें जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, और उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दें तो आपका जो है काम बन जाए। आप R3 में यहाँ पे क्या लगाएंगे कि 5R3 - 8R2, ये चीज़ अगर कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो यही रहेगा 1 1 1, ये तो 1, 2 भी नहीं बदलेगा आपका 0, माइनस में 5 0 0। और अगर इस चीज़ में ये चीज़ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करें, R2 को 5 से डिवाइड कर दो, R2 में लगाओ, R2 को जो है डिवाइड कर दो -5 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 1, बाकी किसी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 5R3, तो ये तो 0 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 5 0 में तो 0 ही हो जाएगा। 5R3 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 पंचे 40, और 8R2 इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, -40 -40, और माइनस करना तो माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये चीज़, कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, और यहाँ पे 0 है तो मतलब कितना आ जाएगा आपका -20 आ जाएगा डिवाइड। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है आपका 0, 0 से किसी मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 0 तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ 20 से डिवाइड कर दो और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ चाहो तो आप एक स्टेप इसको और लिख के यहाँ पे भी आप 20 से डिवाइड कर लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन 1 बचेगा। तो जब 1 बच जाएगा तो हमको जो है 0 तो बनेगा नहीं। देन हमें क्या देखना है, क्या चीज़, रैंक देखनी है। देन आपकी इस मैट्रिक्स की रैंक जो है, अगर आप यहाँ तक देखें तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरोज यहाँ पे कितने हैं 3 है, मतलब 3 है, 1 2 3। देन रैंक ऑफ ए कितनी हो गई यहाँ से 3। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखेंगे, अगर A/B का देखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का देखेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ये भी 20 से डिवाइड करें तो -1 आ जाएगा, 0 तो होगा नहीं, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। दोनों की रैंक क्या आ गई, दोनों की रैंक की और रैंक भी कितनी आ गई 3 आ गई। और ये मैट्रिक्स कितनी की थी 3 क्रॉस 3। देन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे कौन सा सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा, कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। हेंस यूनिक सोल्यूशन। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना पड़ेगा, नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अब इसके बाद हमें LILD चीज़ें के कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके जो है क्वेश्चंस को करना है। कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद जो है चीज़ें आगे आगे धीरे धीरे होती जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे हम कल क्लास में करेंगे। क्लास आपको कैसे लिखी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो आपका तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपने यार दोस्त के साथ जो है क्लास को शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।